नमस्कार साथियों, मैं जोगिंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएससी मेकर पर। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज की जो आपकी क्लास है ये चल रही है आपके जो एग्जाम हुए हैं एमटीएस के अब तक, उनके आधार पर और कौन कौन से एग्जाम हैं जो आपके मतलब क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन सभी को जो है हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो एक बार जो है आप सभी इस क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि और भी जो बच्चे हैं वो क्लास के साथ जुड़े और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। एक बात जो आपको यहां याद रखनी है वो ये कि क्वेश्चंस आपको लिखने जरूर है ना। जो भी क्वेश्चंस आपको सामने मिल रहे हैं ये लिखिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो आपके सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस में पूछे गए। जो क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, उन्हें देखकर जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन अभी आए हैं उन्हें अगर देखा जाए तो उनमें जो क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं वो सभी क्वेश्चन आपके जो प्रीवियस है पिछले 3 साल के, उन्हीं में से उन्हीं क्वेश्चंस को एज इट इज वो रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, अधिकतर क्वेश्चन या मैं ये कहूं 70 से 80% क्वेश्चन आपके एज इट इज रिपीट हो रहे हैं। तो उस लिहाज से आपकी ये जो क्लास है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस करना यह है कि क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है, जो बताया जा रहा है उसे अच्छे से लिख लेना है। ठीक है, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आपके एग्जाम के समय जब भी आप एग्जाम देने जाएं तब ना हो। इससे पहले जो एनालिसिस मैंने कराए हैं उन एनालिसिस में कराए हुए क्वेश्चंस और एनालिसिस उन्हें देख लीजिएगा, और इससे पहले की क्लासेस जो मैंने कराई हैं अगर आपके पास समय है तो उन्हें जरूर देखिए, क्योंकि उनमें मैंने आपके इन 3 वर्ष के ही प्रीवियस ईयर मैंने अधिकतर कराए हैं या मोस्टली क्वेश्चंस वही कराए हैं, क्योंकि वही क्वेश्चन आपके लौट फिर के एग्जाम में पूछ रहा है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी ने वर्ष में नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था। कौन सा वर्ष था जब महात्मा गांधी ने नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी? कहां पर की थी महात्मा गांधी ने यह स्थापना की थी? महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में। कहां पर की थी? दक्षिण अफ्रीका में। इस कांग्रेस को बनाने के पीछे उद्देश्य या इस कांग्रेस को बनाने का जो एम है यह क्या था? तो याद रखिएगा, इसका एम था कि जो भी दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ भेदभाव हो रहा है, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ हो रहे भेदभाव की आवाज उठाने के लिए जो है या उस पर प्रतिक्रिया देने के लिए जो है ये आपका जो कांग्रेस थी इसका गठन किया गया था। महात्मा गांधी ने ये किया था, ये याद रखिएगा। कब किया था? तो 1894 में इन्होंने इसे किया था। कब किया था? 1894 में इन्होंने ये किया था, याद रखिएगा। दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे। ठीक है, लौट कर ये अफ्रीका से कब आए? तो लौट कर ये आए थे 9 जनवरी 1915 को। कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को ये लौट कर आए थे, और यही वजह है कि जो 9 जनवरी है इसे हम राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, किसके? राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में जो है इसे मनाया जाता है, यह याद रखिएगा। आगे, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक किसके भाषणों एवं टिप्पणियों का संग्रह? इंडिया ऑफ माई ड्रीम यह किसके भाषण है या किसके द्वारा की गई टिप्पणियों का एक संग्रह है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद। द बुक इंडिया ऑफ माई फ्रीडम इज अ कलेक्शन ऑफ हुज स्पीचेस एंड कमेंट्स। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद। किसका है ये? तो याद रखिएगा ये महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी ने जो भाषण दिए थे वो, उन्होंने जो टिप्पणियां की थी वो, उन दोनों को जो है ये संग्रह है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। ठीक, अच्छा, अगर बात की जाए आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो इन्हें जो सरदार की उपाधि है यह बारदोली सत्याग्रह, किसमें? जो बारदोली सत्याग्रह है इसमें दी गई थी। बारदोली सत्याग्रह जो है यह 1928 में हुआ है, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद जो है ये जब भी संविधान सभा की दूसरी बैठक जो हुई थी, संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी कब? 11 दिसंबर 1946 को
इसमें स्थायी अध्यक्ष के तौर पर इन्हें चुना गया था। स्थायी अध्यक्ष के तौर पर जो है इन्हें चुना गया था, यह याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। अरे यार ये क्वेश्चन अधूरा है ना, ये क्वेश्चन अधूरा। एक बार मैं देख लूं इसमें क्वेश्चन क्या है, तो वो शब्द मैं इसमें लिख दूंगा जिससे दिक्कत ना हो। ठीक है, जो शब्द हैं वो ये हैं, सभी राष्ट्रों के लिए झंडा अनिवार्य है। क्या है शब्द है? सभी राष्ट्रों के लिए झंडा अनिवार्य है, लाखों लोगों ने इसके लिए जान दी है। ठीक है, सभी राष्ट्रों के लिए झंडा अनिवार्य है, लाखों लोगों ने इसके लिए जान दी है। ये क्या है? ये शब्द जो हैं ये किसके हैं? किसने ये कहा है? सरोजिनी नायडू ने कहा है, महात्मा गांधी ने कहा है, भीकाजी कामा ने कहा है, या जवाहरलाल नेहरू ने कहा है? देखो भीकाजी कामा वो हैं जिन्होंने जो है जो जर्मनी है वहां पर 1905 के समथिंग में भारत का झंडा लहराया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। महात्मा गांधी के ये शब्द हैं, ये आपको याद रखना है। इनकी बुक है एक सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, एक इनकी बुक और है, याद रखिएगा, वो है हिंद स्वराज। कौन है? वो है हिंद स्वराज, ये आपको याद रखना है। सरोजिनी नायडू के बारे में याद करें तो याद रखिएगा, इन्हें भारत की कोकिला कहा जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ये यूपी की गवर्नर रही हैं। क्या रही हैं? यूपी की ये गवर्नर रही हैं भारत के स्वतंत्रता के बाद। भारत के किसी भी राज्य की पहली गवर्नर, महिला गवर्नर रहने वाली यही है, ये याद रखिएगा। इनकी पुत्री किसी भी राज्य की सबसे लंबे समय तक गवर्नर रहने वाली स्त्री हैं, ये याद रखिएगा। याद रखिएगा ये पहली महिला है, पहली भारतीय महिला, पहली महिला नहीं बल्कि पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, ये याद रखिएगा। ठीक, कुल कितने वेदांग हैं? वेदांग की संख्या टोटल कितनी है? तो याद रखिएगा वेदांगों की टोटल संख्या है 6। कितनी है? जो वेदांग हैं इनकी जो टोटल संख्या है ये है 6, ये याद रखिएगा। कौन कौन से 6 जो वेदांग हैं? तो याद रखिएगा, एक हो जाएगा आपका शिक्षा, एक आपको याद रखना है कल्प, ठीक है। इसके अलावा एक याद रखिएगा व्याकरण, एक याद रखिएगा निरुक्त, 1 2 3 4, एक आपको याद रखना है छंद 5, और एक याद रखना है ज्योतिष 6। ये टोटल 6 वेदांग हैं। क्या है? ये टोटल 6 वेदांग हैं, तो ये याद रखिएगा। ठीक, रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? जो रावी नदी है उसका ऋग्वेद, यानी कि जो ऋग्वेद है, जो कि ग्रंथों में सबसे पुराना ग्रंथ है जिसमें 1028 ऋचाएं हैं, आपको यह बताना है कि जो ऋग्वेद है इनमें जो आज जो नदी है इनके प्राचीन नाम दिए गए हैं। जैसे जो बितस्ता है ये झेलम का नाम है, जो झेलम नदी है इसका प्राचीन नाम है बितस्ता। एक कमेंट में लिखो, एक नाम है व्यथा, ये किस नदी का है? कमेंट में लिखकर बताओ किस नदी का नाम है व्यथा, ये आपको बताना है। ठीक है, अच्छा अगर बात की जाए आपकी सतुद्री की, तो ये है सतलज का नाम। किसका? सतलज का नाम है ये, तो ये याद रखिएगा। अस्किनी जो नाम है ये चिनाब का है। किसका? चिनाब का ये नाम है, ये आपको याद रखना है। सही जवाब हो जाएगा आपका डी, यानी कि परसनी। इन नदियों के बीच जो दोआब हैं वो भी आपसे पूछे जाते हैं। जैसे अगर पूछा जाए आपसे बिस्त दोआब किन 2 नदियों के बीच हैं, कमेंट में लिखकर बताओ। सिंधु सागर क्षेत्र, ये जो दोआब है ये किस नदियों के बीच में है ना? एक आपको बताना है चेज, ये किसके बीच में है ये आपको बताना है ना? बताओ जरा क्या हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये हो गया ना आपका झेलम। झेलम को यूनानी बोलते थे हाइडेस्पिस।
इसी के किनारे सिकंदर और पोरस का युद्ध भी हुआ था, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान में स्थित है ना। परिपक्व चरण मतलब जब हड़प्पा जो है अपने परिपक्व स्टेज पर थी, या इसे ऐसे कह सकते हैं जब जो हड़प्पा है ये अपने चरम पर थी, उस समय का इनमें से कौन सा एक स्थल है ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा ये जो स्थल है ये हो जाएगा आपका बी यानी कि कालीबंगन। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बी यानी कि कालीबंगन। तो ये याद रखिएगा। कालीबंगन कहां पर है? राजस्थान में है, याद रखिएगा। मांडा जो है ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। मांडा से एक बात याद आई और वो ये कि याद रखिएगा जो सिंधु सभ्यता है इसका पूर्वी जो स्थल है वो है आलमगीर। ठीक है, जो कि मेरठ में है। उत्तरी है आपका मांडा जो जम्मू कश्मीर में है। दक्षिणी है आपका दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है। और अगर बात की जाए पूर्वी की तो यह है क्या बोलते हैं उसे, पाकिस्तान में है ये। इसका नाम था एक बार कमेंट में लिखकर बताइए, क्या मैं भूल गया, एक्चुअली में मेरे दिमाग से निकल गया, क्या नाम है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की शुरुआत किसने की? इनमें से किसने एशियाटिक ऑफ सोसाइटी ऑफ बंगाल की शुरुआत की है ये आपको बताना है। ठीक है, ये किसके शासनकाल में हुई है? तो इससे संबंधित जो एक मैंने कराया था वॉरेन हेस्टिंग है ना, इसके दो पार्ट मैंने आपके लिए डाले। वॉरेन हेस्टिंग्स जो है इसके लिए दो पार्ट मैंने डाले हैं। कहां पर? आपके वीडियो के सेक्शन में। ठीक है, उसमें जो है मैंने आपको ये मतलब इसके बारे में बताया और इसके समय के में क्या क्या हुआ था वो बताया। उसी में यह भी आता है अगर आपने ध्यान दिया हो उसमें। तो इसकी खोज इसकी स्थापना जो है यह विलियम जोन्स ने की थी। कहां पर की थी? कलकत्ता में की थी। कलकत्ता में एक किला है फोर्ड, विलियम फोर्ड है ना, उसमें जो है इसकी स्थापना की गई है, ये याद रखिएगा। ठीक, वॉरेन हेस्टिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आती है वो। ठीक, मोरोपंत तांबे तथा भागीरथी सप्रे की बेटी वृंदावलेंस के रूप में प्रसिद्ध हुई। आपको बताना है इनमें से किसके माता और पिता का नाम है मोरेपंत तांबे और भागीरथी संप्रवे। अहिल्याबाई होलकर, रानी लक्ष्मीबाई, राजमाता गायत्री देवी और जीजाबाई। द डॉटर ऑफ मोरोपंत तांबे एंड भागीरथी सप्रे बिकम फेमस एज। क्या नाम था इनका? इनका नाम था रानी लक्ष्मीबाई। क्या नाम था? रानी लक्ष्मीबाई। कमेंट में लिखकर बताइए इनके बचपन का नाम क्या था। इनके बचपन का जो नाम है ये क्या है, ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान फिलिपींस का राज्यपाल था। राजस्थान, पंजाब, कश्मीर, बंगाल। गयासुद्दीन तुगलक वाज द गवर्नर ऑफ फिलिपींस ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। पूछ रहा है जो गयासुद्दीन तुगलक था ये अलाउद्दीन खिलजी के समय कहां का राज्यपाल था। गयासुद्दीन तुगलक वह व्यक्ति है जिसने जो है तुगलक वंश की स्थापना की थी। क्या की थी? तुगलक वंश की जो है इसने स्थापना की थी। कब की थी? तो याद रखिएगा 1320 में की थी। ठीक है, जो सल्तनत काल है इसमें पहला वंश जो था वो था गुलाम वंश। 1206 से 1290 तक ये रहा है। इसके बाद आया था खिलजी वंश और खिलजी वंश जो है ये 1290 से 1320 के बीच में ये रहा है। 1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने जो है तुगलक वंश की स्थापना की थी, ये याद रखिएगा। ये जो अलाउद्दीन खिलजी है इसके समय पर गवर्नर था पंजाब का। कहां का? ये उस समय गवर्नर था पंजाब का, ये याद रखिएगा। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता 14वीं सदी में किसके शासनकाल में भारत आया था, ये बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है। मतलब इसे कहते हैं बिना इसके एग्जाम ही पूरे नहीं हो रहे आजकल कोई भी। तो जो भी एग्जाम है किसी ना किसी शिफ्ट में ये आपको देखने को मिल ही जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है क्या हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। In whose reign did the Moroccan traveler Ibn Battuta came to India in the 14th century? कब है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक
याद रखिएगा, इसके जानते हैं इसकी किताब जिसका नाम है किताब उल रेहला। ठीक है, इसने लिखी है किताब उल रेहला, ये याद रखिएगा। मोरक्को को मूर देश के नाम से भी जानते हैं। कई बार आपके एग्जाम में आता है कि इनमें से कौन सा यात्री मूर देश का है, तो याद रखिएगा इब्न बतूता। फिरोज शाह तुगलक वह व्यक्ति है जिसने 5वां तल बनवाया था, किसका? कुतुब मीनार का। ठीक है, यही वो व्यक्ति है जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। क्या लगाया था? ब्राह्मणों पर जजिया कर जो है इसके द्वारा लगाया गया है, ये याद रखिएगा। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक के बारे में अगर बात की जाए तो याद रखिएगा जो फिरोज शाह तुगलक है इसने जो है नहरों का जाल बिछवाया था और इसके लिए हक ए सर्व नाम का एक कर इसने लगवाया था। इसने टोटल 5 कर लगाए इसके समय में, जब ये राजा बना या जब ये सुल्तान बना उससे पहले लगभग 22-23 कर थे जो जनता पे इंप्लीमेंटेड थे, इसने सबको हटा दिया। 4 शरीयत के अनुसार कर लगाए, एक सिंचाई कर लगाया, ये सिर्फ उन्हीं व्यक्ति को देना पड़ता था जो उन नहरों से सिंचाई करते थे जो इसने बनवाई। ठीक है, नहरों से जो सिंचाई करते थे उनको जो है ये कर देना पड़ता था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में याद रखिएगा, इसने खुद को सिकंदर ए सानी की जो है उपाधि दी थी। इसने स्वयं को क्या किया था? इसने स्वयं को सिकंदर ए सानी की उपाधि दी है, ये याद रखिएगा। ठीक, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 14, 12, 11 और 13। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो याद रखिएगा भारतीय संविधान में वर्तमान में अनुसूचियां हैं 12। कितनी है? 12। लेकिन जो मूल संविधान है उसमें कितनी थी? जो मूल संविधान में है उसमें थी 8। ठीक है, 9वीं पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। 10वां जो है 10वीं अनुसूची 1985 में जोड़ी गई, राजीव गांधी की सरकार थी। ठीक है, यह संबंधित है भू राजस्व से, भूमि सुधार से। किसको लेके? भूमि सुधार को लेके यह संबंधित है। यह संबंधित है दल बदल कानून को लेकर। ठीक है, 11वीं और 12वीं यह 1993 में जोड़ी गई है और यह जोड़ी गई है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, यह 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में और यह 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में। यह है ग्राम पंचायत। क्या है? इसमें बात की गई है आपकी ग्राम पंचायत की, इसमें बात की गई है आपकी नगर पालिका की। किसकी बात की गई है? इसमें बात की गई है आपकी नगर पालिका की, यह याद रखिएगा। देखिए, अगर वर्तमान में देखा जाए, वर्तमान की बात कर रहे हैं, मूल संविधान की बात करें तो उसमें जो है आपके 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी, है ना, और 395 आर्टिकल थे। लेकिन अगर मैं वर्तमान संविधान की बात करता हूं तो इसमें 25 भाग हैं। भाग 1 भाग 2 करके भी देखा ना, जैसे 9A 9 और 9A, तो ये 2 हो गए, इस तरह से 25 है। ठीक है, अनुसूचियां हो गई आपकी 12 और लगभग 498 के समथिंग, लगभग मतलब 450 प्लस कह सकते हैं हम इसे, चलो 450 ही कह देते हैं, 450 प्लस क्या कहते हैं, 450 के लगभग। ठीक है, क्या है? आर्टिकल है सारे। जैसे 51 पहले था, 51A जोड़ दिया, है ना, और इसमें 11 आर्टिकल और है। इस तरह से जोड़ते जोड़ते ये जो है 450 के समथिंग, 450 से अधिक आर्टिकल आपके हो जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया है? 16, 21, 25 और 17। इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द सब्जेक्ट ऑफ अबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी हैज बीन मेंशन्ड। इनमें से ये क्वेश्चन आपके एमटीएस के एग्जाम में पूछ लिया है और ये पूछा है आपके 8 तारीख को। 8 तारीख से पहले भी जो एक्सेप्ट हुई है उनमें एक बार ये क्वेश्चन पूछा है, दूसरी बार तब पूछा है और उसके बाद से तो ये क्वेश्चन पूछता ही जा रहा है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ना इवन इस एग्जाम के लिए, इसके अलावा जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं उनमें ये क्वेश्चन यकीनन पूछेगा। सही जवाब हो जाएगा आपका डी, अनुच्छेद 17। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 17, ये याद रखिएगा। 25 की मैं बात करता हूं तो याद रखिएगा ये धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है, मतलब आप कौन सा धर्म लेंगे ये आप पर डिपेंड करता है, कोई आप पर किसी भी दूसरे धर्म को इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, 21 जो है ये आपकी जीवन की स्वतंत्रता की बात करता है। 16 लोक नियोजन में अफसर की स्वतंत्रता, लोक
नियोजन में अवसर की स्वतंत्रता की बात यह करता है, तो ये याद रखिएगा। फ्रेंडबलेंस महासागरीय द्रोणियों के मामूली ढलान वाले क्षेत्र को, कहने का मतलब ये महाद्वीप है और ये हल्का सा ढलान है और फिर गहरा ढलान है। जो हल्का सा ये ढलान होता है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं गंभीर सागरीय मैदान, यानी कि ये नितल जो प्लेन है, सी प्लेन, ठीक है। महाद्वीपीय सेल्फ ये बोलते हैं, इसे बोलते हैं महाद्वीपीय ढलान, ये है महाद्वीपीय सेल्फ। और महाद्वीपीय गर्त, गर्त मतलब अगर इसे मैं यूं बनाऊं प्लेन, तो ये क्या है? ये है गर्त। सही जवाब इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए सही जवाब है आपका जो महाद्वीप हल्के से मामूली ढलान पर है, ये है आपका महाद्वीपीय सेल्फ, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका ये, इनमें से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, क्या होती है? जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तब आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सी जो एनर्जी है वो किस में तब्दील हो जाती है? कौन सी एनर्जी किस में तब्दील हो जाती है, ये आपसे पूछ रहा है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें ये पौधे, ठीक है, ये क्या करते हैं? ये प्रकाश एनर्जी यानी सूर्य की ऊर्जा को लेते हैं, उसको किस में बदल देते हैं? उसका जो है ये फोटोसिंथेसिस करके उसको केमिकल में चेंज कर देते हैं, यानी कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, किसमें? जो प्रकाश ऊर्जा है इसको रासायनिक ऊर्जा में ये बदल देते हैं, ये याद रखिएगा। आगे, खेल का विषय भारतीय संविधान की किस सूची में आता है? जो खेल का विषय है यह भारतीय संविधान की किस सूची में आता है? संघ, राज्य, अवशिष्ट और समवर्ती। द सब्जेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स कम्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, जो खेल है वो भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ, राज्य, अवशिष्ट या समवर्ती। देखो जो संघ सूची है इस पर सिर्फ केंद्र कानून बना सकती है, राज्य पर सिर्फ राज्य बना सकता है, समवर्ती पर दोनों बना सकते हैं और इसे ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ठीक है। अगर खेल की मैं बात करता हूं तो याद रखिएगा ये राज्य सूची का विषय, जो खेल है ये किस सूची का विषय है? तो याद रखिएगा राज्य सूची का विषय, ठीक है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के प्रावधान शामिल है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के प्रावधान शामिल है? तो याद रखिएगा कौन सी अनुसूची है जिसमें पंचायती राज के बारे में बात की गई है? यह है आपकी 11वीं। कौन सी? यह है आपकी 11वीं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो है अनुसूचियों के बारे में बताया था, उसी में मैंने ये 11वीं आपकी अनुसूची बताई है। अगर आपसे जो है नगर पालिका के बारे में पूछे, किसके बारे में? नगर पंचायत या नगर पालिका के बारे में पूछता है तो याद रखिएगा ये हो जाएगी आपकी 12वीं। पर पंचायती राज या ग्राम पंचायत के बारे में पूछता है तो ये हो जाएगी आपकी 11वीं, ये याद रखिएगा। आगे, गैनीमेड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, यह बुध से बड़ा है, ठीक है, यह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। चलो देखते हैं। यह एक चंद्रमा है जिसे अपने आंतरिक रूप से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए जाना जाता है। यह शनि के चारों ओर घूमता है। इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका डी। यह जो गैनीमेड है यह शनि का उपग्रह नहीं है बल्कि यह बृहस्पति का उपग्रह है। किसका है? यह बृहस्पति का उपग्रह है और बृहस्पति इस समय 93 के समथिंग जो है इसके उपग्रह है और 93 उपग्रह के साथ हमारे सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रह वाला जो ग्रह है वो हो गया है आपका बृहस्पति, ये याद रखिएगा। आपके एग्जाम में पार्थिव और जोवियन ग्रहों के बारे में पूछ रहा है तो याद रखना आपका मरकरी से लेके मार्स तक ये जो 4 ग्रह हैं ये आपके पार्थिव है। भाई अगर मैं बात करूं जुपिटर से लेके नेपच्यून तक ये जो ग्रह हैं ये जोवियन ग्रह हैं। जुपिटर यानी कि बृहस्पति से लेके लास्ट नेपच्यून तक जो है ये हैं आपके जोवियन और बुध से लेके मंगल तक के जो ग्रह हैं ये है आपके पार्थिव। इनके बीच में एक केपलर बेल्ट देखने को मिलती है जो कि क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है। क्या है? जो है क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे, हेली के धूमकेतु की आवधिकता क्या है? जो हेलू के धूमकेतु है इसकी आवधिकता, कहने का मतलब यह है कि हर कितने वर्ष बाद ये आपको देखने को मिलता है। जैसे मान लो आपने आज देख लिया है ना, और इसके कितने वर्ष बाद आप फिर से इसे देख सकते हैं। किसे?
हेली धूमकेतु को। तो उसके लिए आपको और जीना पड़ेगा 75-76 साल के समथिंग, है ना। मान लो आज अगर आप 25 साल के हैं और आपने आज पहली बार हेली के धूमकेतु को देख लिया, तो इसके बाद आपको दोबारा से जो है देखना पड़ जाएगा। मतलब फिर अगर आप 75 साल और जी जाते हैं, कितने, लगभग 75 साल अगर आप और जी जाते हैं, तब आपको हो सकता है दोबारा देखने को मिले। 75-76 साल की ही इसकी अवधि होती है, उसी पे ये दोबारा से राउंड मारता है, तब आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पुत्री मुमताज महल के लिए, पुत्री नहीं पत्नी, क्या लिखते हैं ये, आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल, अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल किसने बनवाया था? तो याद रखिएगा किसने बनवाया है, यह बनवाया है शाहजहां ने। कहा जाता है लगभग 20 साल लगे थे इसे ये ताजमहल बनवाने में, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अकबर ने, याद रखिएगा, फतेहपुर सीकरी शहर बसाया था। बुलंद दरवाजा बनवाया इसने, आगरा का लाल किला इसने बनवाया था, ये याद रखिएगा। इसका मकबरा सिकंदरा में है। किसका? अकबर की मृत्यु 1605 में हुई थी और इसका मकबरा जो है ये सिकंदरा में, सिकंदरा आगरा में, ठीक है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती? इनमें से कौन सा एक राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा की बात की जाए तो यह होता है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ, और यह भारत में गुजरती है आपका गुजरात से। अगर इधर से बात करूं पश्चिम से, तो गुजरात से ये गुजरती है। गुजरात के बाद याद रखिएगा ये राजस्थान से गुजरती है, इसके बाद ये एमपी से गुजरती है, ये छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, ये झारखंड से गुजरती है। झारखंड के बाद याद रखिएगा ये वेस्ट बंगाल से गुजरती है, ये त्रिपुरा से गुजरती है और ये मिजोरम से गुजरती है। ये वो राज्य हैं जिनसे जो है कर्क रेखा गुजरती है। अब इनमें से कौन सा है जो नहीं है, और वो हो जाएगा आपका सी, आंध्र प्रदेश से जो है ये कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कमेंट में लिखकर बताओगे भारत के किस क्षेत्र से मकर रेखा गुजरती है? ध्यान से सुन लिया क्वेश्चन, मकर रेखा की हम बात कर रहे हैं, भारत के कहां किस क्षेत्र से गुजरती है, अगर आपको पता है तो बताओ आगे, है ना। गुजरती भी है या नहीं, इस बात का भी ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि बताने लग जाओ, देख लेना एक बार। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्त को किस रूप में जाना जाता है ना। अक्षांश के समानांतर आर्कटिक सर्कल, कर्क रेखा या आर्कटिक सर्कल। ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स, मतलब कहां तक? पोल्स तक, जो इक्वल है, इन्हें क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। बताओ जरा क्या इन्हें कहते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे। देखो क्या कह रहा है ये कह रहा है जैसे मान लो ये है पृथ्वी, ठीक है, क्या है? पृथ्वी। ये क्या है? ये है 0 डिग्री, ठीक। ये क्या है? ये है अक्षांश। अब इसी के समानांतर एक रेखा, ये तो समानांतर नहीं हुई, इसी के एक समानांतर ये है, इसी के ये समानांतर है, इसी के ये समानांतर है, इसी तरह से समानांतर होते होते ये जो है ये इन्हें क्या कहा जाता है? ये कहलाते हैं अक्षांश के समानांतर। क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है अक्षांश के समानांतर। अच्छा एक चीज और यार, पहले इससे पहले गलत हो जाए, कहां गया वो, ये वाला क्वेश्चन देखो। महाद्वीप हल्का ऐसे प्रवणता है, फिर है आपका महाद्वीपीय शैल, और फिर ढलान है, और फिर यहां पर अगर आप देखोगे तो ये बहुत कम, ये वाला याद रखना, ये बहुत कम मामूली द्रोणी ढलान वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? याद रखना, द्रोणियों की बात हम यहां पर कर रहे हैं, स्लोप, स्लाइड स्लोप की हम बात कर रहे हैं। इसके लिए महाद्वीपीय शेल्फ की जगह पर गंभीर सागरीय मैदान हो जाएगा, यानी कि ये जो सी प्लेन है इसकी बात हमने की है। किसकी? सी प्लेन की बात की। अच्छा याद आ गया, वरना खामा दिक्कत हो जाती, ठीक है। बेली बीट्स को किस दौरान देखा जा सकता है? बेली बीट्स क्या होती हैं? कई आपने बार देखा हुआ, जो डांसर्स वगैरह होती हैं उनके कमर पर ना कुंदनी टाइप का लगा रहता है, तो वो महबूबा महबूबा वाला गाना सुना है? तो यहाँ पर वो बंधा हुआ था ना उसके, और उसमें मतलब ऐसा सा होता है, अब तो यहाँ पे कुछ नहीं, इस टाइप का कुछ लटका लटका सा रहता है। तो ये जो है ये इसे बोलते हैं बेली बीट्स। क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं बेली बीट्स, बेली बीट्स। पर खुद नहीं होना कि उसका इससे कोई संबंध नहीं है, मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब बात यह है कि जो बेली बीट्स है ये किस दौरान देखा जा सकता है? बेली बीट्स का मतलब है ये गोल आकार, ये किस टाइम देखा जा सकता है? जब बृहस्पति के साथ ग्रहण लगे तब देख सकते हैं,
आंशिक यानी थोड़ा सा सूर्य ग्रहण लगे तब देख सकते हैं, चंद्र ग्रहण लगे तब देख सकते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण लगे तब देख सकते हैं। बात क्या है, बात यह है कि यह है मान लो सूरज, ठीक है, यह क्या है, यह है सूरज। और अगर मैं बात करूं चंद्रमा की, अरे चंद्रमा इसे इस तरह से घेरता है, ठीक है, जो चंद्रमा है यह इसे कुछ यूं है यार, रुक जाओ जैसे ये है, ये क्या है, ये है चंद्रमा, मान लो इसे क्या है, ये है चंद्रमा, ठीक है। और इसके पीछे ये क्या है, ये है सूर्य। अब देखो सूर्य के ऊपर चंद्रमा है, तो जो सूर्य है इसे चंद्रमा ने ढक लिया है। ये वाला जो हिस्सा है ये कैसा दिखाई देता है आपका, ये वाला जो हिस्सा है ये दिखाई देता है काला, ठीक है। ये जो हिस्सा है ये क्या दिखाई देता है, ये दिखाई देता है आपका काला सा, कैसा दिखता है, ये दिखता है आपका काला सा। तो ये जो काला सा हिस्सा है ये क्या है, ये है आपका बेली बीट्स, है ना, ये क्या है, ये है आपका बेली बीट्स। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखता है। यह कब दिखता है, यह पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जो है यह दिखाई देता है, ये याद रखिएगा, ठीक। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार के फ्रिंदाब्लैंक्स के बराबर होता है। बात सीधी सी है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण जो है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और चंद्रमा पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इनमें क्या अंतर है। जैसे जैसे कोई वस्तु है जिसका भार 60 केजी है, कहां पर, कोई वस्तु है जिसका भार 60 केजी है, कहां पर है, तो याद रखिएगा अर्थ पर, ठीक है। इसका 1/6 कहां पर होगा, इसका 1/6 होगा मून पर, कहां पर, मून पर। तो मून पर यह कितना हो जाएगा, मून पर हो जाएगा 60 गुणा 1/6 यानी कि 10 केजी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/6, क्या हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा चंद्रमा पर। अच्छा, अगर बात की जाए चंद्रमा की और बात की जाए आपके चंद्रमा की त्रिज्या की, तो चंद्रमा की त्रिज्या जो है ये कितनी है, ये है अर्थ की त्रिज्या की 1/4, अर्थ की त्रिज्या की 1/4 लगभग में, ठीक है। अगर मैं बात करूं गुरुत्वाकर्षण की, तो गुरुत्वाकर्षण तो मैंने आपको बताया ही है अभी अभी, अर्थ का 1/6, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं यहां पर द्रव्यमान की, कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के मुकाबले कितना है, तो यह हो जाएगा अर्थ के द्रव्यमान का 1/100, अर्थ के द्रव्यमान का 1/100, ये याद रखना। आगे, हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान से कौन सी धातु प्राप्त हुई थी। जो हड़प्पा वासी हैं उन्हें वर्तमान जो राजस्थान है इससे कौन सी धातु प्राप्त हुई है, लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर और कैल्शियम। विच मेटल वाज रिसीव्ड बाय द हड़प्पन फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान। क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका सी, यानी कि कॉपर। एक जगह थी खेतड़ी, यह अरावली की तलछटी में थी। अरावली का जो निचला हिस्सा है, जमीनी हिस्सा है, पैर वाला हिस्सा जो है, तलछटी वाला जो हिस्सा है, वहां पर यह जगह थी और यहीं से प्राप्त होता था तांबा, यानी कि कॉपर। यहीं से क्या प्राप्त होता था, यहीं से प्राप्त होता था तांबा या कॉपर। जगह का नाम है खेतड़ी, ठीक, तो ये याद रखना। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लोथल अ मेजर सिटी ऑफ द एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन लोकेटेड। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब। क्या लगता है कहां पर है। देखो लोथल जो है ये विश्व के प्राचीनतम गोदीवाड़ा, प्राचीनतम गोदीवाड़ा का साक्ष्य यहां से देखने को मिलता है, ठीक है। अगर बात की जाए आपके गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा का मतलब क्या, गोदीवाड़ा का मतलब है बंदरगाह। क्या है, गोदीवाड़ा का जो मतलब है ये है बंदरगाह, ये याद रखिएगा। लोथल में जो है ये नदी के किनारे है भोगबा।
कौन सी नदी के किनारे है? ये है भोगवा नदी के किनारे। और जो लोथल है ये है गुजरात में। अगर बात की जाए लोथल की पहली खुदाई, लोथल की जो पहली खुदाई है यह कब और किसके नेतृत्व में हुई है? तो 1957 में इसकी पहली खुदाई हुई है और इसका जो नेतृत्व है यह किया है S.R. राव ने। किसने किया है? यह नेतृत्व है यह किया है S.R. राव ने, यह याद रखिएगा। शीश महल पटियाला का निर्माण किसने करवाया था? शीश महल पटियाला जो है इसका निर्माण किसने करवाया है? तो याद रखिएगा यह करवाया है महाराजा नरिंदर सिंह ने। किसने? महाराजा नरिंदर सिंह ने इसका निर्माण करवाया है, यह याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने दलित वर्ग संघ ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की थी? बाबू जगजीवन राम, महात्मा गांधी, डॉक्टर B.R. अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। Who among the following founded the दलित वर्ग संघ ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन? बाबू जगजीवन राम, महात्मा गांधी, डॉक्टर B.R. अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना जो है ये की थी डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने। पूछा जाए कि कब की है तो याद रखिएगा यह की है 8 अगस्त 1930 को। कब की है? इन्होंने की है 8 अगस्त 1930। अगर बात की जाए अंबेडकर और गांधी, अंबेडकर और गांधी, इन दोनों के बारे में अगर बात की जाए तो इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ है जिसे बोलते हैं पूना पैक्ट। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पूना पैक्ट। और यह हुआ है 1932 में। कब हुआ है? यह हुआ है 1932 में, यह याद रखिएगा। 1917 में महात्मा गांधी ने किसके समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह का आयोजन किया था? यह इनका पहला सफल सत्याग्रह था। नाम था आपका चंपारण। क्या नाम था इसका? सॉरी, ये गुजरात के खेड़ा में ना 1917 में ही इन्होंने चंपारण में भी एक आंदोलन किया था। ठीक है, चंपारण बिहार में, जो कि इनका पहला सफल आंदोलन था। यह गुजरात के खेड़ा में जो सत्याग्रह किया है इसका आयोजन क्यों किया था? इसका क्यों किया था यह भी देखते हैं। चंपारण जो था यह जो 3 कठिया पद्धति थी, मतलब जो 3/20 पर नील की खेती करनी होती थी ना, उन मजदूरों के उन किसानों के समर्थन में इन्होंने की थी। क्योंकि वो जो किसान है वो नील की खेती नहीं करना चाहते थे और जो अंग्रेज थे वो जबरन नील की खेती कराना चाहते थे। अब देखते हैं गुजरात में जो खेड़ा जिला है वहां सत्याग्रह क्या हुआ है। कपास मिल के श्रमिक जो बेहतर मजदूरी की मांग कर रहे थे उनके लिए, आदिवासी जिनके प्रथागत अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा था, यह नहीं है। महिलाएं जो दमनकारी पितृसत्तात्मक व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष कर रही थी, यह भी नहीं है। किसान जो फसल नहीं होने से तथा एक प्लेग महामारी से प्रभावित थे, उसके लिए क्यों किया जा रहा था? तो यह किया जा रहा था किसान जो फसल नहीं होने से और एक प्लेग महामारी से प्रभावित थे उसके पक्ष में जो है उन जो है ये खेड़ा में आंदोलन किया था गुजरात में महात्मा गांधी ने। ये याद रखिएगा। कमेंट में लिखकर बताओ अहमदाबाद मिल क्यों था? अहमदाबाद मिल का जो कारण था वो है जो इसके ए में है, जो उसमें बेसिकली जो अहमदाबाद मिल का जो आंदोलन है उसमें बोनस की मांग की जा रही थी मजदूरों के लिए। ठीक है, हुआ कब था ये आपको कमेंट में लिखना है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये 1942 में शुरू हुआ है। मुंबई से शुरू हुआ है। मुंबई में एक जगह है ग्वालिया टैंक। मुंबई में एक जगह है ग्वालिया टैंक, वहां से यह शुरू हुआ है। जो ग्वालिया टैंक है या फिर ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है, इसी में करो या मरो, डू और डाई, करो या मरो का जो है नारा दिया था किसने? महात्मा गांधी ने। तो ये याद रखिएगा। आगे, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए? अभी अभी मैंने बताया है 1932 में हुए थे। कब हुए थे? 1932 में हुए थे महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। बात यह है कि ये जो समझौता है ये महात्मा गांधी के समर्थक, महात्मा गांधी ने इस पर साइन नहीं किए थे, महात्मा गांधी के समर्थक और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ है। तो ये याद रखना। आप निम्न में से किस महासागर में रिंग ऑफ फायर को संबंध करेंगे? पूछ रहा है इनमें से कौन सा महासागर है जिसमें रिंग ऑफ फायर देखने को मिलती है। देखो, अगर बात करूं मैं आपकी तो ये क्या है? ये है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है,
ये क्या है, ये है आपका साउथ अमेरिका। ठीक, ये क्या है, ये है आपका साउथ अमेरिका। ठीक है, ये है रसिया, फिर यहां पर ये चाइना, इंडोनेशिया वगैरह ये सब। ठीक है, यहां ये ऑस्ट्रेलिया। जो रिंग ऑफ फायर है ये इस वाला हिस्सा है, है ना, रिंग ऑफ फायर जो है वो ये वाला हिस्सा है। ये हिस्सा क्या है, ये है पैसिफिक ओशियन। ये हिस्सा कौन सा, ये है पैसिफिक ओशियन। सही जवाब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी। अगर विस्तार में देखें तो सबसे पहले नंबर पर जो आता है वो आता है आपका पैसिफिक। कैसा विस्तार, महासागर के विस्तार की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, दूसरे नंबर पर या दूसरा सबसे बड़ा महासागर देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका एटलांटिक। तीसरे की अगर बात की जाए तो तीसरा जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका इंडियन। चौथे की अगर बात की जाए तो चौथा कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा चौथा हो जाएगा आपका सदर्न ओशियन। ठीक है, अगर मैं पांचवें की बात करता हूं तो पांचवा क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा जो पांचवा है ये हो जाएगा आपका आर्कटिक। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आर्कटिक ओशियन, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर कुल पानी का लगभग कितना प्रतिशत निकटतम से पूर्णांक महासागरों के लिए जिम्मेदार है। पृथ्वी की सतह पर कुल पानी का लगभग कितना प्रतिशत निकटतम से पूर्णांक महासागरों के लिए जिम्मेदार है। मतलब बेसिकली पूछ रहा है महासागरों में पृथ्वी का कुल कितने प्रतिशत पानी है। आपको पूर्णांक में बताना है, मतलब लगभग में बताना है। ऐसा नहीं बताना है कि 97.8%, ऐसा कुछ नहीं। 97, 96, 95, 98 इसमें से कितना प्रतिशत पानी जो है ये महासागरों में है, तो याद रखिएगा 97%। कितना, लगभग 97% जो पानी है पूरे विश्व का ये महासागरों में देखने को मिलता है, ये याद रखना। ठीक है, मेडागास्कर फिल इन द ब्लैंक्स महासागर में स्थित है। जो मेडागास्कर है ये कहां स्थित है, मेडागास्कर कहां पर है, तो याद रखिएगा ये मान लीजिए ये है आपका अफ्रीका। ठीक है, क्या है, ये है अफ्रीका। इसके ऊपर ये है पूरा यूरोप। ठीक है, ये है मेडागास्कर, यहां है ऑस्ट्रेलिया, यहां है इंडिया। ठीक है, ये क्या है, ये है मेडागास्कर। ये जो हिस्सा है पूरा ये क्या है, ये कहलाता है इंडियन ओशियन। क्या कहलाता है, ये कहलाता है इंडियन ओशियन। तो ये याद रखिएगा कहां पर है ये है हिंद महासागर में। कहां है, हिंद महासागर में ये है, तो ये याद रखना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। भारत में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में IFSC इसका जो पूर्ण रूप है वो क्या है। IFSC में देखा जाए तो 11 अंक हैं, जिनमें से शुरू के 4 जो है ये बैंक के बारे में बताते हैं। किसके बारे में, बैंक के बारे में शुरू के 4 नंबर बताते हैं। अगर पूछा जाए IFSC इसका पूर्ण रूप क्या है, तो ये हो जाएगा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड IFSC आपका अगर अकाउंट होगा तो उसका एक IFSC नंबर भी होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है। जैसे मान लो ये आवर्त सारणी है, ठीक है, ये तो हो गया ऊर्ध्वाधर, ठीक है, और ये हो गया क्षैतिज, ये हुआ ऊर्ध्वाधर, ये हुआ क्षैतिज। तो जो क्षैतिज पंक्तियां इन्हें क्या कहेंगे, गुच्छ, अवधि, समूह या आपका फैमिली या परिवार। इन्हें कहा जाता है आपका ग्रुप, यानी कि आपका समूह। ठीक है, या ठीक, और इन्हें क्या कहते हैं ये आपको कमेंट में लिखकर, जो ऊर्ध्वाधर होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है ये आपको कमेंट में लिखकर बताना। ठीक है, ग्रुप और आवर्त होते हैं बेसिकली आपके, है ना, मतलब समूह और आवर्त। इसे बोलते हैं समूह, उसे बोलते हैं आवर्त। अंग्रेजी मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मतलब मेरे को याद नहीं आ रहा क्या है। सही जवाब हो जाएगा आपका सी, यानी कि, रुको एक मिनट, नहीं, ये है समूह या ग्रुप, ये है आवर्त। क्या है, ये है आवर्त। सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब है आपका आवर्त। ठीक है, ठीक, आवर्त, इसे सही कर लेना। ठीक है,
चलिए सही जवाब क्या हो जाएगा? बी यानी कि आवर्त। अगला क्वेश्चन, ठीक। निम्नलिखित में से किसे क्षारीय पृथ्वी धातु के रूप में जाना जाता है? यानी कि पार्थिव मेटल किसे कहते हैं अगर पूछा जाए तो ये एक तरह से कह सकते हैं हम, आपका जो पूछा जाता है आपकी क्षारीय पृथ्वी धातु, क्षारीय पृथ्वी, भाई तो लिखा है क्षारीय पृथ्वी धातु। निम्नलिखित में से किसे क्षारीय पृथ्वी धातु के रूप में जाना जाता है? कितनी क्षारीय जो धातु है क्षारीय पृथ्वी धातु, इनके नाम कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, एक है बेरिलियम, क्या रखना है? याद रखना बेरिलियम। एक आपको याद रखना है मैग्नीशियम, कौन सा? एक आपको याद रखना है मैग्नीशियम। एक आपको याद रखना है कैल्शियम, क्या रखना है? कैल्शियम। एक आपको याद रखना है स्ट्रोंशियम, क्या याद रखना है? एक आपको याद रखना है स्ट्रोंशियम, ठीक है। ये बेरिलियम है, एक बेरियम भी है, बेरिलियम और बेरियम दोनों याद रखना, बेरिलियम और बेरियम। एक याद रखना रेडियम, क्या याद रखना? एक याद रखना रेडियम। ये है क्षारीय मृदा धातु, क्या है? ये है क्षारीय मृदा धातु, तो ये याद रखना। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य सभी के लिए पानी और स्वच्छता उपलब्ध निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंध सुनिश्चित करता है, जो कहता है सभी को स्वच्छ पानी और रहने के लिए स्वच्छ वातावरण, सभी के लिए पानी हो और स्वच्छ वातावरण मिले, जगह जो है वो स्वच्छ मिले। ये किस एसडीजी का हिस्सा है? तो याद रखिएगा ये है आपके एसडीजी 6 में, ठीक। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी द्वारा घोषित लाभांश लेकिन घोषणा की तारीख से फिर दिनों के भीतर भुगतान या दावा नहीं किया गया, अवैतनिक लाभांश खाते में स्थानांतरित किया जाना है। मतलब कहने का मतलब है अगर किसी ने लाभांश की बात की है और वो नहीं कर पाता तो कितने दिनों के अंदर उसे जो है ये भुगतान या स्थानांतरित करना पड़ेगा? तो ये करना पड़ेगा 30 दिनों के अंदर अंदर। कितने? 30 दिनों के। पैठानी साड़ी बुनाई उद्योग किस राज्य में है? पैठानी साड़ी बुनाई उद्योग जो है ये किस राज्य का उद्योग है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपके महाराष्ट्र का। पैठानी साड़ी बुनाई जो उद्योग है ये महाराष्ट्र का है, ठीक है। मणिपुर की इंफाल घाटी फिलिंद शिल्प का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मणिपुर की इंफाल घाटी फिलिंद शिल्प का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है कोना, गोडन, बुट्टा और मिरिजिम्स। द इंफाल वैली ऑफ मणिपुर इज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ फिलिंद क्राफ्ट। क्वेश्चन है आपका 40, है ना। कौन सा शिल्प है ये आपको बताना। अच्छा, अंग्रेजी में गलत लिखा हुआ है ना, कोना होना चाहिए, बीच लिखा हुआ जो नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाम है ये कोना। और ये मणिपुर का यही इंपॉर्टेंट भी है, या मतलब कि ये कहूं कि यही जो है जरूरी भी है। बुट्टा की बात की जाए तो ये आंध्र प्रदेश का है। किसका? आंध्र प्रदेश का। अच्छा, अगर बात की जाए आपके गोडन की जो है ये कहां का है? ये गुजरात का है। और मिरिजिम्स, कौन सा? मिरिजिम्स की बात की जाए तो ये आसाम का है। कहां का है? ये है आसाम का, तो ये याद रखना, ठीक है। फिलिंद ब्लैंक्स एल्यूमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया है। एल्यूमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया कौन सी है? गैल्वनीकरण, प्रतन्यता, संक्षारण और एनोडाइजिंग। फिलिंद ब्लैंक्स इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। गैल्वनीकरण एंड गैल्वनाइजेशन, डक्टिसिटी, कोरेशन और एनोडाइजिंग। क्या हो जाएगा ये पूछ रहा है। क्वेश्चन है आपका 41। एल्यूमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत बनाने की जो प्रक्रिया है इसे बोलते हैं एनोडाइजिंग। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एनोडाइजिंग। आगे, फिर रेयान कपड़ा बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? अगर रेयान कपड़ा बनाना है तो इनमें से कौन सा एक फाइबर है जिसका प्रयोग आप करेंगे? म्यूसिलेज, सेल्यूलोज, पैक्टिन और इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज यूज्ड टू मेक रायन क्लॉथ? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बी यानी कि सेल्यूलोज। एक बेंजीन अणु की संरचना में बंधन कोण क्या है? एक बेंजीन जो है इसमें जो बंधन कोण है वो क्या है?
जो बंधन कोड है, जो डिग्री कोड है, ये क्या है, ये आपसे पूछ रहा है ना। बताओ जरा क्या हो जाएगा। ये जो कोड है ये क्या है ना, यही तो बन रहा है। कहने का मतलब ये है, ये बेंजीन मतलब क्या, ये है। इन दोनों के बीच में ये कोड क्या हो जाएगा, या इन दोनों के बीच में ये कोड क्या है, या इन दोनों के बीच में ये कोड क्या है, इन दोनों के बीच में ये क्या है, इन दोनों के बीच में ये क्या है, या इन दोनों के बीच में ये क्या है। तो ये जो कोड है ये कितना है ये पूछ रहा है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मतलब मान लो एक ये है और एक ये इस तरह से चला गया। ये क्या है, ये है आपका 120। कितना है, ये हो जाएगा आपका 120। कितना कोड है ये है आपका 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री। आगे, निम्न में से कौन मीठी महक वाला पदार्थ है। इनमें से कौन सा एक पदार्थ है जो मीठी महक का है, जिससे मतलब जिसकी महक अगर आप सूंघेंगे उसे तो ऐसा लगेगा जैसे मिठास सी आई, है ना। अमोनिया, मीथेनॉल, एस्टर या एथेनॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। इनमें से कौन सा स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है, ये है एस्टर को। किसको, ये है एस्टर को, ये याद रखना। आगे, भारत में स्टॉक मार्केट के विनियमन के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है। पूछा है इनमें से स्टॉक मार्केट के, जो स्टॉक मार्केट है उसे रेगुलेट इनमें से कौन सी केंद्रीय एजेंसी करती है। जो शेयर मार्केट है, जो स्टॉक मार्केट है, इसे इनमें से कौन रेगुलेट करता है, रेरा, नाबार्ड, इरेडा या सेबी। विच सेंट्रल एजेंसी, और वो सेंट्रल एजेंसी है ना, विच सेंट्रल एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ द स्टॉक मार्केट इन इंडिया। कौन सी हो जाएगी, तो याद रखिएगा ये है सेबी। सेबी का गठन कब हुआ है, किसकी सिफारिश पर हुआ है, ये कमेंट में लिखकर बताइए। फिल इन द ब्लैंक, शेयर की बड़ी, अच्छे से स्थापित और कई वर्षों से संचालित हो रही वित्तीय दृष्टिकोण से सुदृढ़ कंपनी का शेयर होता है। कौन सा एक, किस तरह का एक शेयर जो है, कोई भी अगर कोई बड़ी कंपनी है, अच्छे से स्थापित हो चुकी है, कई वर्षों से संचालित है, तो उसके शेयर को इनमें से क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा इसे बोलते हैं ब्लू चिप शेयर। क्या बोलते हैं, ब्लू चिप शेयर। आगे, अर्थशास्त्र में आईपीओ का रूप, पूर्ण रूप क्या है। आपने कई बार सुना होगा आईपीओ, एक कंपनी आईपीओ ला रही है, जैसे पेटीएम आईपीओ लेके आई, एलआईसी आईपीओ लेकर आई, है ना। कहते हैं ना कि ये भारत के जो इतिहास है उसका सबसे बड़ा जो है आपका क्या है, एक तरह से कह सकते हैं कि आईपीओ है। तो जो आईपीओ है ये एक्चुअल में क्या है ना। जो आईपीओ है, आईपीओ की फुल फॉर्म क्या है, आईपीओ की फुल फॉर्म है आपका इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्या हो जाएगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसमें यह होता है कि जब भी गवर्नमेंट, जो भी कंपनी है, उसे अगर पैसा चाहिए होता है तो वो क्या करती है, वो अपने शेयर को मार्केट में लेके आती है और कहती है कि सबसे पहले पहला ऑफर वो यही देती है कि मार्केट में लेके आएगी और लोग उसे खरीद लें, है ना। तो वो होता है आपका आईपीओ। कितने का लेके आएगी वो उस पर डिपेंड करता है, पर जब भी कंपनी को पैसा चाहिए होता है और जब वो पहली बार शेयर जारी करती है, याद रखना शेयर जब पहली बार जारी किया जाता है, फर्स्ट टाइम जब जारी किया जाता है, वो आईपीओ होता है। ठीक है, बाद में मैंने खरीद लिया, मैंने किसी और को बेच दिया, तो ऐसा नहीं है कि मैंने खरीद लिया और मैंने किसी और को बेच दिया तो वो आईपीओ कहलाएगा। नहीं, कंपनी पहली बार जो शेयर जारी करती है वो कहलाता है आईपीओ, यानी कि अपनी कंपनी में जो हिस्सेदारी देना पसंद करती है वो। काली मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। यह दक्कन जाल के साथ पाया जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें नमी धारण करने की अच्छी क्षमता होती है, बिल्कुल सही है। इसीलिए तो कुछ समय के बाद जब इस पर नमी हो जाती है और जब धूप निकलती है तो यह जुते हुए खेत की तरह मालूम पड़ती है और इसे बोलते हैं स्वतः ज्योत मिट्टी। इसे कपास मिट्टी भी कहते हैं, याद रखना। गर्म मौसम में इसमें गहरी दरारें पड़ती है, तभी तो जुताई की तरह मालूम पड़ेगी। इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है, यह गलत है। इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है, ऐसा नहीं है। ठीक, फिल इन द ब्लैंक्स, हिमनदों की मिट्टी और अन्य सामग्री के मोटे निक्षेप हैं जो मोराइन से जुड़े हैं। पूछ रहा है इनमें से कौन से जो हैं, जो क्या होता है, जो हिमनद की जो मिट्टी है और जो अन्य सामग्रियां हैं, इनसे जो है इनके निक्षेप यानी इनके द्वारा डिपॉजिट करके ये बने हैं, है ना। और ये मोराइन जो है, जैसे आपका जो हिम या बर्फ की वजह से जो आपकी आकृतियां बनती है ना, उनमें एक आकृति है मोराइन। ठीक है, इनमें से पूछ रहा है कि उसे क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा उसे बोलते हैं करेवा। और यह है कश्मीर में, भारत की बात करें, और यह केसर उत्पादन में सहायक है। आगे, फिल इन द ब्लैंक्स, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली यह गहरी लाल मिट्टी है और अक्सर माफिक
अच्छा, माफिक इग्नियस बेस के आधार पर विकसित होती है। इनमें से कौन सी गहरी लाल मिट्टी है जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है? ये हो जाएगी आपकी लैटेराइट मिट्टी। कौन सी? ये हो जाएगी आपकी लैटेराइट मिट्टी। आगे, निम्नलिखित में से कौन सरकारी बजट का एक उद्देश्य है? जो सरकारी बजट लेकर आया जाता है इसका एक उद्देश्य क्या है? जीडीपी में विकास हो, संसाधनों का पुनः आवंटन हो सके, और जो क्षेत्रीय विकास है वो संतुलित हो सके। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी क्षेत्र का विकास ज्यादा हो गया, किसी का कम है, तो संतुलित क्षेत्रीय विकास हो सके। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा एक सही है ना? क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है सरकारी बजट, जो सरकार हर साल बजट लेकर आती है, उसका एम क्या है, क्या उद्देश्य है उसका? जीडीपी का विकास हो सके, जाहिर सी बात है, संसाधनों का फिर से आवंटन हो सके, ठीक है, और संतुलित क्षेत्रीय विकास हो सके। मतलब ऐसा ना हो कि किसी का विकास कम रह जाए, किसी का विकास ज्यादा हो जाए। ऐसा ना हो कि पता चला उत्तर प्रदेश का विकास बहुत हो गया, बिहार का नहीं हुआ, है ना, या जम्मू कश्मीर का बहुत हो गया, नीचे कन्याकुमारी का रह गया, या मान लो गुजरात का बहुत ज्यादा हो गया, इधर उड़ीसा का रह गया। ऐसा ना हो, है ना, सब जगह विकास जो है वो संतुलित हो। ठीक, भारत के केंद्र सरकार में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की देखरेख करने के लिए कौन सा नोडल विभाग है? जो केंद्र सरकार है वो जो है सार्वजनिक वित्तीय संस्थान जो है, इसे हम बोल सकते हैं एक तरह से, जो आपके सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली है उनकी देखरेख करने के लिए कौन सा एक नोडल विभाग बनाया गया है? विच डिपार्टमेंट इज द नोडल डिपार्टमेंट फॉर ओवरसीइंग द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम इन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका ए, यानी कि व्यय विधि। भारत की पुरानी मुद्रा प्रणाली में एक आना 1 रुपए के कौन से हिस्से के बराबर होता था? कहते ना कि एक आने में पुरानी, अगर मुंशी प्रेमचंद की जो कहानियां वगैरह पढ़ोगे उस टाइम की देखोगे तो कई बार आप सुनोगे कि अच्छा ये बैल 4 आने का है, या ये जो आटा लेकर आया ये 2 आने का है, आटा ले आया है, 1 आने की कीमत है इसकी। तो जो 1 आना है ये 1 रुपए का कौन सा हिस्सा हुआ करता था? तो याद रखिएगा ये होता था 1 रुपए का 16वां हिस्सा। 1 रुपए का जो 16वां हिस्सा होता था उसे बोलते थे 1 आना। क्या बोलते थे? अगर 1 रुपए को, यानी कि 1 रुपए जो है, मान लेते हैं ये 100 रुपए जो है ना, 100 पैसे, 1 रुपए में 100 पैसे, ये बाद में आया है, ठीक है, पहले नहीं था, पर मान लेते हैं कि 1 रुपया बराबर 100 के, है ना, तो 1 आना बराबर होगा 16 पैसे के बराबर, क्योंकि यही 16वां हिस्सा है 1 रुपए का। ठीक है, तो ये होता था 1 आना। ओजोन फिल इन द ब्लैंक्स ऑक्सीजन परमाणुओं से बना एक अणु है। जो ओजोन है वो फिल इन द ब्लैंक्स ऑक्सीजन परमाणुओं से बना एक अणु है। 4, 2, 1 और 3। ओजोन इज अ मॉलिक्यूल मेड ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स ऑक्सीजन एटम्स। ओजोन की क्या है? O3 बोलते हैं। ऑक्सीजन के कितने एटम इसमें हैं? 3। कितने हैं? 3। तो ये याद रखना। सोडियम पेरोक्साइड के एक अणु में कितने सोडियम परमाणु होते हैं? सोडियम पेरोक्साइड जो है इसके अणु में कितने सोडियम परमाणु होते हैं? तो अगर मैं सोडियम पेरोक्साइड की बात करूं तो इसमें जो परमाणु हो जाएंगे किसके? सोडियम के। किसके? सोडियम के जो परमाणु हो जाएंगे ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके 2। सोडियम पेरोक्साइड मतलब क्या होता है? ये है आपका Na2O2। ऑक्सीजन भी 2 और आपका सोडियम भी 2। ठीक। निम्न में से कौन सा एक दुर्लभ रोग है जो विटामिन डी की कमी से होता है, जिसके कारण हड्डियां नरम हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं, है ना? हड्डियों में कमजोरी इनमें से विटामिन डी की कमी के कारण आती है, और उसे कहते क्या है? बस इतना बता दो। घातक रक्त अल्पता नहीं कहते, एंट्रोफिक गैस्ट्रिस नहीं कहते, लुपस नहीं कहते, रिकेट्स कहते हैं। विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा है? वो है रिकेट्स। ठीक है। अगर मैं बात करूं रिकेट्स और रतौंधी किस किस से होता है, तो रिकेट्स अभी हमने देखा डी से होता है। रतौंधी जिसे हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, और ये विटामिन ए से आता है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एमटीएस में पूछ चुका है। ठीक है, जब भी आपके एग्जाम हो रहे हैं उनमें ये क्वेश्चन आपसे पूछ चुका है। याद रखना, विटामिन से संबंधित क्वेश्चन। सही जवाब हो जाएगा आपका विटामिन डी और विटामिन ए। पौधे फिल इन द ब्लैंक्स की प्रक्रिया द्वारा हवा में पानी छोड़ते हैं। जो पौधे हैं जब उन्हें लगता है कि पानी बहुत अधिक हो गया है पौधों में, तो वो क्या करते हैं? वो पानी जो है उसे रिलीज कर देते हैं। पर कैसे? फोटो पेरियोडिज्म के द्वारा, बाष्पोत्सर्जन के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, या उष्णकटिबंधीय के द्वारा, है ना? उष्णकटिबंधीय आगे क्या है? तो आधा अधूरा लिखते हैं यार ये।
है ना, या आपका ये ऑप्शन ही हटा देते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा, है ना। 3 ही है, 3 में ही बताना है क्या हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका बाष्पोत्सर्जन। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बाष्पोत्सर्जन, ये याद रखिएगा। ल्यूकेमिया फिल इन द ब्लैंक्स का कैंसर है। जो ल्यूकेमिया है वो इनमें से किसका कैंसर है, त्वचा का, रक्त का, फेफड़े का, गर्भाशय का। ल्यूकेमिया इज अ कैंसर ऑफ, जो ल्यूकेमिया है ये किसका कैंसर है, ये है रक्त का, ब्लड कैंसर बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, इसे कहा जाता है ब्लड कैंसर। वे ट्यूमर जो आमतौर पर अपने मूल स्थान तक सीमित रहते हैं और शरीर के अन्य भागों में नहीं फैलते और थोड़ी ही क्षति पहुंचाते हैं, और उन्हें किस प्रकार का ट्यूमर कहते हैं। मतलब जब बॉडी में ट्यूमर होता है ना, बेसिकली ट्यूमर से कैंसर होता है, ठीक है। तो जो ट्यूमर जो जब भी होता है बॉडी में तो वो एक जगह से दूसरी जगह फैलता है, पर कुछ ट्यूमर ऐसे हैं जो जहां बनते हैं वो वहीं रहते हैं, फैलते नहीं है और बहुत ज्यादा क्षति बॉडी को नहीं पहुंचाते। इस प्रकार का ट्यूमर को बोलते हैं जेंटल या सौम्य ट्यूमर। क्या बोलते हैं, सौम्य ट्यूमर, ये याद रखिएगा। याद रखिएगा आपकी एक क्लास सुबह 6 बजे है करंट अफेयर की, अश्विनी सर की। एक क्लास है आपकी सुबह 11 बजे मेरी, मैं करा रहा हूं, ठीक है, जो अभी चल रही है। एक क्लास है शाम को 4 बजे निखिल सर की। एक क्लास है शाम को 5 बजे, ये है आपकी ये जो आपके सर हिंदी वाले सर विकास सर की है। एक क्लास आपकी रात 8 बजे मैथ और रीजनिंग आपके अपने अजय सर की। इन क्लासेस के साथ जुड़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपकी क्लासेस है। सीआरपीएफ टेक्नीशियन और ट्रेडमैन के लिए स्पेशल बैच है, 100% सिलेक्शन के लिए 250 में से ज्वाइन कर सकते हैं। श्योर सिलेक्शन बैच है एमटीएस के लिए, श्योर सिलेक्शन बैच है आपका सीएचएसएल के लिए, संकल्प बैच है सीजीएल के लिए। अगर आप लोगों ने इन बैचेस को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिए। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल बैच है, 399 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट बैच है, इस क्लास के साथ जरूर जुड़िएगा, ठीक है। मैथ और रीजनिंग के लिए रोज रात 8 बजे एकदम बेसिक से क्लास होती है, आपके अपने अजय सर इस क्लास को कराते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अक्सर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को अजय सर अपनी क्लास में बताते हैं। कुछ लिंक हैं, जैसे ये है ऐप का लिंक, इस पर क्लिक करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके प्ले स्टोर पे जाके आप जो है इसे सर्च कर सकते हैं। यहाँ जो है मिलेगा आपको डेली क्विज, मॉक टेस्ट, इंपॉर्टेंट नोट्स, ई बुक और भी बहुत सी सुविधाएं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। जिन बच्चों ने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है वो बच्चा हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम एक ऐसा चैनल है जिस पर आपकी हर एक क्लास शेयर होती है। ये है आपके अपने परिवार एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल का लिंक, तो इसे आपको शेयर करना है अधिक से अधिक, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे क्लास के साथ जुड़े और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। क्लास को शेयर और लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी आपको जरूर दबाना है। आज की क्लास के लिए इतना ही, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।